हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। लास्ट वीडियो में हमने 27 जो इलस्ट्रेशन है वो रीड कर लिया था। बट अभी वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, रीड करेंगे और उसको फिर कंटिन्यू करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। ठीक है जी हाँ, 27 जो इलस्ट्रेशन है उसको दोबारा से पढ़ेंगे और कंटिन्यू, फिर हम उसका सॉल्यूशन भी करेंगे और समझेंगे किस तरीके से करना है। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ वो एक बार वीडियो जाकर देख लें, तभी आगे वीडियो समझ में आएगी किस तरीके से। ईज़िली हमने बहुत ही ईज़ी मेथड से समझा हुआ है सब कुछ। ठीक है, और थ्योरी भी कवर कर रखी है। तो आई होप आपको पसंद आए वीडियो। सो प्लीज़ गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मतलब कैसी लगी आपको वीडियो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 27। देखिए करना क्या है 27 में। सबसे पहले तो देखिए गिवन है, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है विच इज़ इक्विटी शेयर है 40 लाख का, रिटेन अर्निंग्स है 10 लाख की, 9% प्रेफरेंस शेयर है 25 लाख, 7% डिवेंचर है 25 लाख। ओके, देन आपको रेट ऑफ रिटर्न भी 12% दे रखा है एंड इनकम टैक्स रेट भी दे रखा है कितना, 50%। इट मीन्स अगर आपको टैक्स रेट दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा टैक्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि कंपनी बोलती है क्या कि उनको ज़रूरत है 25 लाख रुपीज़ की। किस लिए, एक्सपेंशन प्रोग्राम करवाना है उनको, मतलब एक्सपेंस करना है। ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपेंस करना है तो फाइनेंस की ज़रूरत है 25 लाख की। तो क्या करते हैं, वो इशू करते हैं इसके लिए 20,000 इक्विटी शेयर फॉर 25 रुपीज़ ईच। 10% प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, 8% डिवेंचर इशू करते हैं। एंड यहाँ पर आपको गिवन है पीई रेशियो। पी रेशियो गिवन है 20, 17 एंड 16 तीनों के लिए। सो पूछा क्या है कि पूछा है कि कौन सा अल्टरनेटिव आप कंसीडर करेंगे। ठीक, कौन सा अल्टरनेटिव आप कंसीडर करेंगे। तो देखिए मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है क्या कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि आपसे पूछा जाए कि कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ किया जाए, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, मार्केट वैल्यू देखनी होगी। यानी कि मार्केट वैल्यू किसकी ज़्यादा है, इक्विटी की ज़्यादा है, प्रेफरेंस शेयर की ज़्यादा है, डिवेंचर की ज़्यादा है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आपको क्या ज़रूरत है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है यानी कि ज़्यादा अर्निंग्स रिक्वायरमेंट है। पैसा आना हमें हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, पैसा आना चाहिए। ठीक, तो जितना ज़्यादा रेट होगा, जितना ज़्यादा मार्केट प्राइस हाई होगा, उतना ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, तो यही डिपेंड करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मार्केट प्राइस को कंसीडर करना है। तो मार्केट प्राइस को कंसीडर करने के लिए आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है, पर रेट आना चाहिए। पर चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, पर इक्विटी शेयर हो, चाहे डिवेंचर हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्या, प्लान 1, प्लान सेकंड है और प्लान थर्ड है। यहाँ पर 1 2 3 आई मीन टू से इक्विटी, डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर। ईबीआईटी गिवन है आपको 15 लाख का। देखिए गिवन नहीं है, मैं किस तरीके से फाइंड आउट किया, देखिए आपको रिटेन अर्निंग्स दे रखी हैं, रिटेन अर्निंग्स है आपके पास 10 लाख की। तो यानी कि आपको रिक्वायर्ड कितनी हुई, बैलेंसिंग अमाउंट कितना हुआ, 15 लाख का हुआ, क्योंकि 25 लाख जरूरत है। तो अब आगे कंटिन्यू क्या करेंगे हम, ईबीआईटी में से क्या करते हैं, इंटरेस्ट को क्या करते हैं हम, लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट लेस कर देंगे। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट का रेट कितना है, एक बार क्वेश्चन में जाकर देखिए आप कि रेट कितना है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का रेट है 7%, यानी कि 25 लाख का 7% विच इज़ 1,75,000। तो आप यहाँ पर 1,75,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। इज दैट क्लियर, 13,25,000। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, टैक्स रेट गिवन है तो लेस करेंगे आप टैक्स एट द रेट 50% से।
तो 50% जो है इसका हो जाता है कितना, 6,62,000, ठीक है। और 500 इसका मैंने आधा कर दिया। ओह, चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आना चाहिए बस। तो अब जो है हमारे पास बैलेंस जो बचा है वो क्या है, EAT और PAT कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। किस तरीके से ये माइनस कर देंगे आप, तो बैलेंसिंग वही बचेगा। ओहो, पेन नहीं चल रहा, क्या हो गया पेन को, ठीक। अर्निंग आफ्टर टैक्स बच जाता है। अब हमें क्या करना है जी, देखिए हमें करना है डिविडेंड, अब इसमें से डिविडेंड दे देना है। तो डिविडेंड कि आपको दे रखा है कितना, प्रेफरेंस पर 7% का डिविडेंड है ना। चलिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें से अमाउंट कितना है इसका, 25 लाख है। 9% का जो है वो है डिविडेंड, तो 9% का डिविडेंड है, यानी 25 लाख का क्या करेंगे, 9% जो है वो माइनस कर देंगे यहाँ पर, यानी कि 2,25,000। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो अब जो है आपके पास क्या निकल कर आ जाता है, देखिए ये आपके पास अभी फॉर्मेट आ रहा है, बिल्कुल यही फॉर्मेट आता है, ठीक। अर्निंग किस चीज़ का फॉर्मेट, यानी इक्विटी अर्निंग का, इक्विटी अर्निंग निकालनी है कि इक्विटी अर्निंग कितनी है, तो यहाँ पर ये फॉर्मेट आ रहा है आपके पास, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ये माइनस करके हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो बचता है 4,37,500। यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर है, ये तो हमने एग्जिस्टिंग की बात की है, प्रेफरेंस शेयर पर एडिशनल भी है, यानी कि जो हमने जो प्रेफरेंस शेयर बाद में इशू किए हैं उस पर भी है, कितना 10% है, ठीक है। तो 25 लाख का 10% कितना होगा, 2,50,000। तो आपको वो भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या, प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आपके पास जो बैलेंस है वो आ जाता है कितना, 1,87,500, एंड देन यहाँ पर 3,37,500 ना। ये आपके पास इक्विटी अर्निंग्स आ गई हैं। इक्विटी अर्निंग्स के बाद हमें क्या करना होता है, सिंपल सी बात है, EPS ही निकल कर आता है, ठीक। देखिए EPS निकालने का पर्पस क्या है, EPS निकालने का पर्पस है हमारे पास मार्केट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, यानी कि मार्केट वैल्यू हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इक्विटी निकालने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो किस तरीके से निकलेगा नंबर ऑफ इक्विटी, देखिए। तो इक्विटी की बात करता हूँ तो हमारे पास इक्विटी पहले था कितना, 40,000, और नाउ अब कितना इशू कर दिया है, 20,000, तो हमारे पास टोटल 60,000 का हो गया है, ठीक है। प्लान बी की बात करें, यानी सेकंड वाले की, तो इसमें हम डेट, ये हमारे पास डेट है तो इक्विटी 40,000 ही लेंगे, प्रेफरेंस है तो यहाँ पर सिर्फ प्रेफरेंस ही लेंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एडिशनल जो आप एडिशन करेंगे वो सिर्फ उसी फॉर्म में एडिशन करेंगे जो जिसके लिए है, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा क्या निकल के, अगर हम EPS निकालें, अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग ये हो गई हमारी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये हो गया, इसको डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है 4,37,500, इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे आप 60,000 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.29, ओके, 7.29। फिर इसी तरीके से इसको भी डिवाइड करोगे, यानी 1,87,500 डिवाइडेड बाय 40,000, तो आपके पास आ जाता है 4.69
इसका फिर आ जाएगा आपके पास 8.44। ठीक है, ये डिवाइड करने के बाद ये आ गया हमारे पास अर्निंग पर शेयर। नाउ पीई रेशियो हमें गिवन है, पीई रेशियो गिवन है, ये बात ध्यान रखनी है। और हमें मार्केट वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, ईपीएस और पीई रेशियो का। पीई रेशियो विच इज़ फॉर इक्विटी 20 एंड डेट फॉर 17, और यहाँ पर ठीक है, तो 20, 17 और 16 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, अब इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर दोगे मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस आ जाएगा आपके पास। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 145.80, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 79.73, एंड इसकी 135.04। नाउ हेयर हमारे पास क्या है, तो मैक्सिमम हमारे पास इक्विटी के लिए है, तो सिंपल सी बात है, इक्विटी को प्रेफरेंस देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 28। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा बात कि जो हमारे पास ये शेयर्स हैं, इक्विटी वाले, प्रेफरेंस वाले, डिवेंचर वाले, ठीक, अच्छे से कंसिडर करना है और देखना है कि कौन सा अल्टरनेटिव सूटेबल होगा। देखिए 28 इलिस्ट्रेशन नंबर देखते हैं ज़रा। तो बढ़ते हैं हम अपने इलिस्ट्रेशन नंबर 28 की तरफ। 28 इलिस्ट्रेशन नंबर क्या कहता है, ज़रा समझते हैं। देखिए 28 इलिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कहता है कि एक्सेल लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद फॉलोइंग फिगर्स। एक्सेल लिमिटेड ने कुछ बता रखा है क्या, कि प्रॉफिट गिवन है आपको, इंटरेस्ट गिवन है। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा फॉर्मेट गिवन है, जो कि लास्ट में हमें दे रखा है यहाँ पर पीई रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट द कंपनी हैज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है हमारे पास कितना, 6 लाख का। और कंपनी नीड्स, कंपनी को जरूरत है 2 लाख फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करना है तो 2 लाख की ज़रूरत है। दिस अमाउंट विल अर्न एट द सेम रेट और एज फंड्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड। उसी रेट से ही मतलब अर्न करना है जिस रेट से ऑलरेडी फंड किया गया है एग्जिस्टिंग पर। ठीक, फिर क्या कहता है कि यू आर इन्फॉर्म डैट आर डेट इक्विटी रेशियो भी गिवन है 35% से। अगर ज़्यादा होती है तो आपको क्या करना होगा, डेट इक्विटी रेशियो की बात हो रही है, अगर जो डेट इक्विटी रेशियो है वो एक्सपेंड कर जाती है, यानी कि इंक्रीज़ कर जाती है, तो पीई रेशियो जो है वो 8% हो जा 8 हो जाएगा पीई रेशियो। और उसके बाद इंटरेस्ट रेट है जो एडिशनल अमाउंट की बात कर रहा है, एडिशनल अमाउंट पर 14% हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 14% हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द प्रोबेबल प्राइस की बात कर रहा है। देन उसके बाद आपको मार्केट प्राइस भी निकालना होगा। तो इफ़ द एडिशनल फंड्स आर रेज्ड एज डेट और इक्विटी, दोनों केस में बताने होंगे हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें कैपिटल क्या चाहिए होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ईबीआईटी निकालना होगा उससे हमें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही पता चलेगा हमें कि हमारे पास एक्चुअल में कैपिटल है कि। तो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल की बात करूं मैं, एग्जिस्टिंग यानी कि हमारे पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल है। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए सिंपल सी बात है, इक्विटी चाहिए होगा और डेट चाहिए होगा, है ना। तो इक्विटी जो है 4 लाख की हो जाएंगे हमारे पास। डिवेंचर की बात करूं मैं, डिवेंचर जो कि हैं 12% वाले, इंटरेस्ट गिवन है हमें 60,000 का। तो मुझे डिवेंचर की डिवेंचर निकालने हैं, तो कितना आ जाएगा, 60,000 को डिवाइड कर दोगे आप कितना, 12% से, तो 5 लाख के डिवेंचर आ जाएंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स हैं हमारे पास कितने का, 6 लाख का। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास टोटल कैपिटल कितनी है, 15 लाख की कैपिटल है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल सा है, प्रॉफिट जितना गिवन है 2,60,000 कैपिटल से डिवाइड कर दोगे आप,
मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी 7.33%। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसी का ही नेक्स्ट जो कि पूछा गया है क्या, डेट इक्विटी रेशियो की बात कर रहा है। किस तरीके से पता चला, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियोज ने बोला है कि अगर इंक्रीज होती है तो ये करना होगा, है ना। ये मतलब कि इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू जो डिवेंचर की है, या रिड्यूस हो जाएगी पी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो हमें देखना होगा, डेट इक्विटी रेशियो जो 35 से इंक्रीज़ कर रही है उस पर वर्क करना होगा। तो हम ले लेंगे यहाँ पर डेट ले लेंगे पहला, और यहाँ पर इक्विटी ले लेंगे, ठीक। नाउ एग्जिस्टिंग इक्विटी की बात करूँ मैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी की बात की जाए तो एग्जिस्टिंग इक्विटी कितनी होगी हमारे पास, देखिए रिटेन अर्निंग्स और इक्विटी शेयर दोनों को मिलाकर, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि वो इसी का पार्ट होता है। एडिशनल इक्विटी की बात करें तो एडिशनल कितना है हमारे पास, एडिशनल इक्विटी कितनी चाहिए होगी, इक्विटी कितनी चाहिए होगी एडिशनल, 2 लाख, है ना। तो टोटल इक्विटी की बात करूँ मैं, तो टोटल इक्विटी कितनी आ गई, इसके लिए आ गई है 12, यहाँ पर 10। सेम इसी तरीके से डेट की बात करेंगे हम, डेट वो भी एग्जिस्टिंग वाले, सबसे पहले एग्जिस्टिंग डेट, तो यहाँ पर हमारे पास 5 लाख है, ठीक है। एडिशनल की बात करेंगे तो एडिशनल किस में ऐड होगा, इसमें 2 लाख चाहिए, इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर टोटल डेट की बात करूँ मैं, टोटल डेट कितना आ जाता है, टोटल डेट देखिए यहाँ पर 7 लाख, और यहाँ पर टोटल डेट कितना है 5 लाख। तो डेट अपॉन इक्विटी की बात करते हैं, डेट इक्विटी रेशियो, तो फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी इंटू 100। तो यहाँ पर डेट कितना है, यहाँ पर हमारे पास है 7 लाख का, ठीक, और डेट प्लस इक्विटी, ठीक है, तो वो हमारे पास है 15 लाख, इंटू 100 कर देंगे तो रेट आ जाएगा हमारे पास, डेट इक्विटी रेशियो कितना आ जाएगा निकल के यहाँ पर 41.18%। यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 5 लाख डेट है, टोटल कर देंगे, सॉरी यहाँ डेट इक्विटी 15 और 5 और 12 17 है, ठीक, यहाँ 100 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 29.41%। देखिए क्या कहा गया था कि अगर डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज़ होती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पीई जो है वो क्या हो जाएगा, वो 8% हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 10 है तो ज़्यादा ना बढ़ा है ना घटा है, तो 10 का 10 ही रहेगा, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है क्या, अब बात आती है मार्केट वैल्यू की। तो मार्केट वैल्यू के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, लास्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, डेट एंड देन इक्विटी, सबसे पहले फिर ईबीआईटी के लिए क्या करना होगा, वही 17 लाख है टोटल हमारे पास कैपिटल, उसका 17.33% निकाल देना होगा। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 294610, 294610। नेक्स्ट क्या करते थे हम, इसमें से लेस कर देते थे इंटरेस्ट, है ना। तो इंटरेस्ट आप लेस कर दोगे, देखो मैं बता दूंगा, यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो एग्जिस्टिंग प्लस एडिशनल दोनों ही इंटरेस्ट लेस करोगे। तो डेट की बात करूँ मैं, तो डेट हमारे पास एग्जिस्टिंग था कितना 5 लाख का डेट था, ठीक है, उसका इंटरेस्ट निकालूँ तो 12% हमारे पास 60,000 आ जाता है एग्जिस्टिंग के लिए, या एग्जिस्टिंग के लिए 60,000 आ जाता है। एडिशनल की बात करूँ मैं, तो एडिशनल डिबेंचर आपने कितना लगाया 2 लाख का, एडिशनल पर 14% का इंटरेस्ट लगेगा, विच इज़ 28%, 28,000। तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया इंटरेस्ट 88,000। यहाँ पर हमारा सिंपल सा है, कोई एडिशनल नहीं होगा बिकॉज ये इक्विटी है, तो जो था यानी कि 60,000 ही रहेगा इसके लिए। तो यहाँ पर ये माइनस कर देंगे तो आपके पास पीबीटी आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
विच इज़, इसके लिए आ जाएगा कितना 206610 एंड इसके लिए 234610। नाउ टैक्स जो है वो 50% दे रखा है, वो लेस कर दोगे। इसका 50% कितना होता है 103,305, इसका 17,305। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यही बच जाएगा। नाउ इसके बाद हम क्या करते थे, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते थे, जो कि है नहीं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्विटी अर्निंग्स, यही तो आएगी निकल के। देखिए फॉर्मेट ही आ रहा है, बाकी कुछ नहीं है। इक्विटी अर्निंग्स क्या हो जाएगी, यही सेम आ जाएगी 103,305, यहाँ के लिए 1। ठीक, नाउ अब क्या कर देते हैं हम ईपीएस, तो नंबर ऑफ इक्विटी चाहिए हमें। देखिए नंबर ऑफ इक्विटी भी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिवेंचर के लिए बात करूँ तो सिंपल सा है, 40 का 40,000 ही रहेगा। बट यहाँ क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू थी इक्विटी की, पहले थी हमारे पास 10 लाख, देन एडिशनल हो गई क्या 2 लाख की, नहीं 12 लाख। जो रेट है इक्विटी का वो हमें क्या लेकर चलना है, जो पहले था यानी कि 25 था तो 25 को ही लेकर चलना है। तो 25 पर अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ़ इक्विटी 48,000। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ इक्विटी कितना आ गया 48,000। अब आपको करना क्या है, अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो इन दोनों को अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर आपके पास आ जाएगा 2.58 एंड इसके लिए आ जाएगा 2.44 एंड नाउ पीई रेशियो गिवन है हमें विच इज़ 8 एंड 10। तो हमारे पास मार्केट प्राइस निकल कर आ जाता है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 20.64, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24.40। इट मीन्स कौन सा अल्टरनेटिव सूटेबल रहेगा, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लास्ट क्वेश्चन में ही हमने समझ लिया, प्लान बी विल बी प्रिफर्ड, प्लान बी को प्रिफर्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो मार्केट प्राइस है वो हाईएस्ट है। तो आपको यहाँ पर लास्ट में लिखकर बताना होगा क्यों, इसके अगर आपने ये सिर्फ सॉल्यूशन कर दिया, उसके आगे लिखा नहीं, बताया नहीं, तो मार्क्स जो हैं वो आपके कटेंगे। ठीक है, तो वो बताना ज़रूरी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। और ये 28 नंबर इलिस्ट्रेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 की तरफ बढ़ते हैं जी। 29 में क्या कहा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच फॉर्म। वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकालनी है एमएम अप्रोच से। तो सिंपल सी बात है, आपको ईबीआईटी गिवन है, नंबर ऑफ शेयर डिवेंचर गिवन है और रिटर्न रेट गिवन है 12%। तो वैल्यू ऑफ द फर्म किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ईबीआईटी अपॉन के ओ, ईबीआईटी अपॉन के ओ। ओके, तो ईबीआईटी यहाँ पर सबका गिवन है, आरओआई भी गिवन है 12% फॉर ईच। तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी निकल के, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अगर मैं अब बात करूँ, क्या मार्केट प्राइस यहाँ पर भी पूछा गया तो नहीं है, लेकिन मार्केट प्राइस निकाल देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पर पूछा गया है क्या कि वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है एंड वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर एज पर दी एमएम अप्रोच। तो चलिए वैल्यू ऑफ द फर्म तो निकाल ही ली है। अब हमने वैल्यू ऑफ द फर्म से मैं बता दूँ आपको क्या करना होगा। वैल्यू ऑफ फर्म लिख रहा हूँ VOF। पी के लिए है हमारे पास ऐसा कुछ, इसके लिए भी सेम ही है। एंड आर के लिए भी क्या है, सेम है, वैल्यू ऑफ द फर्म। नाउ व्हाट, नंबर ऑफ इक्विटी चाहिए तो डेट को आप माइनस कर दोगे, सिंपल सी बात है ना। डेट हमारे पास क्या है, यहाँ पर नहीं है पी के पास, क्यू के पास है 9 लाख का और यहाँ पर है हमारे पास 10 लाख का।
ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9933 और यहाँ आएगी 983333। ओके, ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई है। नंबर ऑफ इक्विटी की बात करते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन में गिवन है, आप जाकर देख लेंगे एक बार। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000 एंड 2 लाख। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, मुझे मार्केट प्राइस निकालना है, तो सिंपल सी बात है, डिवाइड कर दूंगा मैं इसको वैल्यू से नंबर ऑफ़ इक्विटी। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 36.11, यहाँ आ जाएगा 39.73 एंड 49.17। ये है आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 30। देखिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 30 जो है वो मैं नहीं करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। किस तरीके से, देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है, ऑलरेडी आप लोग पहले भी कर चुके हैं, क्या कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सिंपल सा है। तो आपको करना क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालता है। यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, क्या टैक्स दिया हुआ है। पहले आपको टैक्स गिवन नहीं होता था। तो एक बात बताइए, टैक्स गिवन होता है तो क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, डिवेंचर में से डिवेंचर का फॉर्मूला जब यूज़ होता है तो हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, KD1 माइनस टैक्स, है ना। तो वही करना है बस आपको, बाकी सब एज इट इज़ ही है। तो यहाँ पर आप लोग कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, इलिस्ट्रेशन को देख कर ही। नाउ टर्न टू दी इलिस्ट्रेशन नंबर 31 भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, NI अप्रोच यूज़ करनी है। ठीक है, ये भी हो सकता है। देखिए बहुत ही आसान है। गिवन क्या है आपको, गिवन है आपके पास लिवर्ड। चलिए मैं ये करवा देता हूँ, लिवर्ड और अनलिवर्ड की बात है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं 31 इलिस्ट्रेशन नंबर करवाने से पहले लिवर्ड और अनलिवर्ड फॉर्म के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले अनलिवर्ड फॉर्म होता क्या है, ये अनलिवर्ड फॉर्म विच हैज़ नो डेट, यानी कि जिसके पास डेट नहीं होता है। एंड लिवर्ड की बात करें तो विच हैज़ डेट, जिसके पास डेट होता है। ठीक, और इसका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है, रेशियो यानी कि डेट इक्विटी रेशियो, वो होता है मैक्सिमाइजेस द फर्म वैल्यू। मैक्सिमाइज करता है क्या, फर्म की वैल्यू को। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि अनलिवर्ड फर्म जो होती है उनके पास डेट नहीं होते हैं, एंड लिवर्ड जो फर्म होती है वो डेट वाले होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना 31 इलिस्ट्रेशन नंबर। क्या कह रहा है कि द कंपनी हैज़ company X and company Y are in the same risk class and are identical in every fashion except that company X uses debt while company Y does not। तो सिंपल सी बात है, जिसके पास डेट है वो लिवर्ड है, जिसके पास नहीं है वो अनलिवर्ड है। द लिवर्ड फर्म हैज़ 9 लाख डिवेंचर्स। जो लिवर्ड है यानी कि एक्स, उसके पास 9 लाख के डिवेंचर हैं, कैरिंग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बोथ द फर्म्स अर्न 20% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑन दियर टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स पर, यानी कि EBIT आपको गिवन है 15 लाख का, आप 20% निकाल लेंगे, 3 लाख आ जाएगा। एज्यूम परफेक्ट कैपिटल मार्केट, रेशनल इन्वेस्टर्स and so on। a tax rate 50% and capitalization rate is 15%। वहाँ पर टैक्स रेट है 50% का, या कैपिटलाइजेशन रेट कितना है 15% का। कंप्यूट दी वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकालनी है एक्स एंड वाई की नेट इनकम अप्रोच से। देन वैल्यू ऑफ ईच फॉर्म यूजिंग द NOI अप्रोच। देन NOI अप्रोच कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है एक्स एंड वाई की। देन विच ऑफ टू फॉर्म्स एंड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू NOI अप्रोच एंड वाई। तो बहुत ही अच्छा एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर।
तो मैं जनरल सी बात करूं, यानी कि VOF वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी, यही चीज़। तो चलिए NI अप्रोच चाहिए, NI अप्रोच में, नेट इनकम अप्रोच में यही करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। EBIT की बात करूँ मैं फॉर X एंड Y, तो EBIT तो सेम ही रहेगी, 3 लाख। किस तरीके से आया, 15 लाख का 20%, ठीक है। लेस कर दोगे क्या, इंटरेस्ट, है ना। तो इंटरेस्ट लेस करेंगे जब हम, तो इंटरेस्ट सिर्फ एक्स के पास है क्योंकि डिवेंचर जो है इन्हीं के पास है। तो यानी कि इसका जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। डिवेंचर है 9 लाख, तो 90,000 जो है वो लेस हो जाएगा इसमें से। यहाँ पर नहीं है तो यहाँ नहीं होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा हमारे पास 2,10,000 का, और ये आ जाएगा 3 लाख। लेस कर देंगे हम टैक्स 50%, तो 105, और यहाँ 150, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 150, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है। कॉस्ट रेट दे रखा है हमें इक्विटी का, कितना, 15%, एंड फॉर 15%। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू की बात करूँ मैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, करना क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो गिवन ही है कि इसे डिवाइड कर देंगे हम। इसको डिवाइड करने के पास आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7 लाख की, और यहाँ आ जाएगी आपके पास वैल्यू 10 लाख की। कैसे डिवाइड करेंगे, 105 डिवाइडेड बाय 15%, 7 लाख। यहाँ पर कितना था, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15%, 10 लाख, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी है और वैल्यू ऑफ डिवेंचर। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डिवेंचर दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर डिवेंचर भी है हमारे पास, डिवेंचर है यहाँ पर कितना, 9 लाख का। तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आ गई, 16 लाख। यहाँ पर तो डिवेंचर है ही नहीं, तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आ गई, 10 लाख की। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या बोला है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है NOI अप्रोच से, ठीक है। तो NOI अप्रोच से निकालने के लिए हम करते क्या हैं, वैल्यू ऑफ लिवर्ड एंड अनलिवर्ड। तो NOI अप्रोच में क्या करेंगे हम, सबसे पहले अनलिवर्ड की बात करूं मैं, अगर मैं अनलिवर्ड फॉर्म की बात करूं तो फॉर्मूला लगेगा अनलिवर्ड, वैल्यू निकालेंगे हम अनलिवर्ड फॉर्म की, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म। तो क्या, EBIT 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन के, ये फॉर्मूला है। तो EBIT गिवन है हमें 3 लाख का, 1 माइनस टैक्स भी गिवन है, KE गिवन है, यहाँ पे 0.15 ले लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10 लाख का। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म की। लिवर्ड फॉर्म में क्या करना होता है कि वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म प्लस डेट, यानी कि वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड फॉर्म की बात करूं तो मेरे पास कितना है, 10 लाख। डेट की बात करूं, लिवर्ड है, डेट है हमारे पास, कितना है डेट, डेट वी हैव 9 लाख, और टैक्स रेट कितना है 50%, तो इसका 50%,
तो 4,50,000 हो जाएगा। देन ये प्लस करने के बाद आ जाता है 14,50,000। ठीक है, तो इस तरीके से एनओआई अप्रोच का यूज़ करके लिवर्ड और अनलिवर्ड फॉर्म की वैल्यू निकाली है। तो ये बात ध्यान रखनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, तो आते हैं अब आगे। क्या निकालना है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है एनओआई अप्रोच का। तो एनओआई अप्रोच का सिंपल सी बात करूँ मैं तो के ई इज इक्वल टू के ओ होता है ना, बिकॉज देर इज़ नो डेट। तो सिंपल सी बात है, के ई कितना है 15% है, तो के ओ भी कितना रहेगा 15% होगा। ख़त्म। लास्ट पॉइंट मतलब हर एक के लिए वैल्यू निकालनी थी हमें। क्या सबसे पहले क्या करेंगे हम? देखिए मैं क्वेश्चन लास्ट पॉइंट बता देता हूँ करना क्या उसमें। लास्ट पॉइंट में विच ऑफ these two forms has an optimal capital structure according to NOI approach and why? तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम? फॉर एक्स के लिए निकालेंगे। क्यों? क्योंकि डिवेंचर है यहाँ पर। वैल्यू ऑफ द फर्म की बात करूँ मैं तो कितना है 14,50,000। लेस कर देंगे क्या डिवेंचर कितना है 9 लाख का। इक्विटी आ जाएगी हमारे पास, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 5,50,000। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? के ई निकालना है। के ई निकालना है तो सिंपल सी बात है, इक्विटी अर्निंग्स देखेंगे। इक्विटी अर्निंग्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी, इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इक्विटी अर्निंग्स देखी जाए तो इक्विटी अर्निंग्स कितनी है हमारी 1,05,000 की। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप लोग देखिए एक बार जाकर फॉर्मेट में किस तरीके से फाइंड आउट किया गया है। ठीक, नाउ अब जो है डिवाइड कर लेंगे। क्या? अब डिवाइड कर लेंगे हम नंबर ऑफ जो वैल्यू ऑफ द इक्विटी फॉर्म, यानी कि जो वैल्यू थी, तो वैल्यू कितनी है हमारे पास 5,50,000। ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो कैपिटल है वो 19% आ जाती है 100 से। के डी निकालने के लिए क्या करना होगा? इंटरेस्ट रेट विच इज़ 10% है, 1 माइनस टैक्स विच इज़ 0.50। तो यहाँ पर हमारे पास के डी आ जाएगा 5%। नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो सिंपल सा है, 19 मल्टीप्लाई जितना डिवेंचर है 5,50,000 का, डिवाइड कर देंगे हम किस चीज़ से? सॉरी यहाँ पर इक्विटी है, ठीक है, 5,50,000 की वैल्यू जो हमने निकाली थी, और वैल्यू ऑफ द फॉर्म से देन प्लस हो जाएगा 5% और मल्टीप्लाई हो जाएगी किस चीज़ से? डिवेंचर से 9 लाख है, जो कि यानी कि जो आप करते हुए आ रहे हो पहले से ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए। तो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व करने के बाद 10.31%। सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर एक कमेंट करना था क्या कि कौन सा जो है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी क्या, लोअर कॉस्ट कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी कि तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था क्या कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो मैक्सिमाइज करेगी। ठीक, वही क्या होगी हमारी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर कब होगा? जब वैल्यू ऑफ द फर्म हाईएस्ट होगी। तो ये यहाँ पर आपको लाइन लिखनी होगी। ठीक है, भले ही उसकी जो लोअर कॉस्ट उसकी लोअर क्यों ना हो, लेकिन जो हायर वैल्यू ऑफ द फर्म है
वो होनी चाहिए, फॉर्म की वैल्यू हाई होनी चाहिए। सो गाइज आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 32, ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। एंड यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेना है, वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है ये क्वेश्चन। देखिए सिंपल सी मैं अगर ऐसी बता दूं तो आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकालनी है 32 इलिस्ट्रेशन नंबर में। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है विच इज़ 4 लाख। इंटरेस्ट रेट आपको 10% माइनस कर देना है, इक्विटी अर्निंग्स आ जाएंगी। इक्विटी अर्निंग्स के बाद इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी आ जाएगी। वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकाल लेंगे आप डेट प्लस इक्विटी करके। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नाउ कैलकुलेट ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेशियो एज वेल बोथ टाइप्स ऑफ लिवरेज रेशियो। लिवरेज रेशियो की बात कर रहा है बी एस एंड बी वी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आप निकाल ही लेंगे, ई बी आई टी अपॉन वैल्यू ऑफ द फॉर्म। तो ई बी आई टी 4 लाख है, वैल्यू ऑफ द फॉर्म 30 लाख है, डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। नाउ लिवरेज रेशियो की बात करते हैं, बोरोइंग अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। बोरोइंग अपॉन शेयर होल्डर्स फंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर बोरोइंग्स कितना है हमारे पास, 10 लाख की बोरोइंग्स हैं, मतलब डेट की बात कर रहा है ये। और शेयर होल्डर्स फंड कितने हैं हमारे पास, 20 लाख, यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी की बात हो रही है। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, रेशियो आ जाएगा। बीवी में ऐसी सेम इसी तरीके से करना है, बट यहाँ पर 30 लाख ले लेना है, 30 लाख विच इज़ वैल्यू ऑफ द फॉर्म ले लेनी है। ठीक है, बी एस मतलब शेयर होल्ड एज फॉर शेयर होल्डर फंड, एंड बी वी ऊपर आ जाएगा क्या, बोरिंग, और नीचे वैल्यू ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो ये ठीक कर लेना है, और यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 0.33। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिविडेंड पॉलिसी। थ्योरी है, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे विद फॉर्मूला, फिर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सो गाइज प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लग रही हैं आपको ये वीडियो। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।